नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे कि थर्मल पावर प्लांट में एग्जैक्टली कैसे फ्यूल से एनर्जी जनरेट होती है, पावर जनरेट होती है और कैसे अलग अलग पॉइंट्स पे थर्मल पावर प्लांट में पोल्यूटेड इमिशन होता है. So today we'll talk about how power is generated from fuel in a thermal power plant and also at what different points of a thermal power plants are pollutants generated and how they are remediated. So let's share the screen first. तो पहले हम जानेंगे कि थर्मल पावर प्लांट में एग्जैक्टली क्या होता है. तो थर्मल पावर प्लांट में होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Energy can only be converted from one form to another. तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? केमिकल एनर्जी होती है फ्यूल में. कोई भी फ्यूल होता है, ऑयल हो सकता है, कोल हो सकता है, गैस हो सकता है. केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल, इसको फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो वो हीट पैदा करती है और हीट जो है वो पानी ऑब्जॉर्व करके स्टीम हो जाता है. तो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम, राइट. और हीट एनर्जी फिर वो स्टीम जो है हाई प्रेशर पे स्टीम होता है, उससे टरबाइन घूमता है. तो हीट एनर्जी ऑफ टरबाइन इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी. हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन. और टरबाइन जब घूमता है तो वो उसके टरबाइन से अटैच होता है एक शाफ्ट, और शाफ्ट एक जनरेटर से अटैच होता है, और शाफ्ट घूमता है और जनरेटर के जो है उसके इस साइड दो मैग्नेट्स लगे होते हैं और बहुत तेजी से जब घूमता है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन वाया शाफ्ट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द जनरेटर. तो क्या हुआ स्टेप्स? कहीं भी एनर्जी क्रिएट नहीं हुई. फ्यूल में केमिकल एनर्जी था, फ्यूल का केमिकल एनर्जी स्टीम को, वाटर को गर्म करके स्टीम बनाने के काम में आया. तो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ऑफ स्टीम, और हीट एनर्जी ऑफ स्टीम कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन, क्योंकि स्टीम टरबाइन को घुमा रहा है. और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द जनरेटर. तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये थर्मल पावर प्लांट में भी काम करता है. पावर क्या होता है? थर्मल और पावर. थर्मल मतलब हीट. तो जिस भी प्लांट में हीट से स्टीम वाटर को गर्म करके और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी इवेंचुअली, वो थर्मल पावर प्लांट होगा. उसके बारे में हम और जानेंगे थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में. पावर क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम. यहाँ पहले मैंने जनरेटेड लिखा था, लेकिन इंटेंशनली मैंने इसको काट दिया आपको समझने के लिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. जैसे यहाँ केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल, हीट एनर्जी ऑफ स्टीम, हीट एनर्जी ऑफ स्टीम मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन, और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाया द जनरेटर. तो पावर हुआ अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड या कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम. और पावर का यूनिट होता है वॉट. पावर का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है वॉट. 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. और पावर को और भी यूनिट्स में नापते हैं, जैसे 1 किलोवाट आवर. सो 1 किलोवाट आवर इज 1000 वॉट्स ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड पर आवर. ओके. और यहाँ पे ये है हॉर्स पावर. सो हॉर्स पावर इज 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स. और हॉर्स पावर जो होती है वो मशीन्स की कैपेसिटी को मेजर करने की काम आती है कि ये मशीन कितने हॉर्स पावर का है. ये ट्रैक्टर 48 हॉर्स पावर का है, ये मशीन 5 हॉर्स पावर का है. सो व्हाट 746 watts is equal to 1 horsepower, and horsepower is a unit used to measure the capacity of machines, the working capacity of machines. Like this tractor is of 48 horsepower. That means it's a very strong tractor. It can do a lot of work. ये एक thermal power plants के बारे में. Other types of fuel which are used in thermal power plants. तो ये क्या है? Any establishment where water is heated to make steam, which is then used to run turbines and eventually generate electricity, is called a thermal power plant. कहीं भी जहां पे पानी को थर्मल यानी कि गर्म करके स्टीम बनाया जाएगा और उस स्टीम से टरबाइन रन होगी और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसको हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं. अब थर्मल पावर प्लांट कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, जिसमें कोयले का यूज होता है. फ्यूल अलग अलग है पर काम वही थर्मल पावर प्लांट होता है, क्योंकि हीट एनर्जी से फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है. तो थर्मल पावर प्लांट का यही है. एनी एस्टैब्लिशमेंट where water is heated to make steam
and then steam is used to run turbines and eventually generate electricity. तो बेसिकली जो हीट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो होता है थर्मल पावर प्लांट. कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, जियोथर्मल पावर प्लांट हो सकता है. जियोथर्मल एनर्जी जो जमीन के नीचे होती है उसको भी यूज कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट में. ऑयल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट, ऑयल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट में जैसे कोल एक फ्यूल है वैसे ऑयल भी एक फ्यूल है, तो ऑयल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं और कोयले की जगह, पल्वराइज्ड कोल की जगह ऑयल को नोजल से स्प्रे करते हैं और फिर आग पर स्प्रे करते हैं और वो गर्मी देते हैं और फिर वो जो है स्टीम कन्वर्ट, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है बॉयलर में और फिर वो टरबाइन तक जाके फिर जनरेटर तक जाके ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. वो भी हम देखेंगे अगली स्लाइड में. ऑयल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स, फायर्ड थर्मल पावर प्लांट, सॉरी. गैस थर्मल पावर प्लांट्स, ऑयल की जगह गैस यूज कर सकते हैं. गैस थर्मल पावर प्लांट्स का जो प्रिंसिपल होता है वो कोल और ऑयल से थोड़ा अलग होता है और वो हम किसी और वीडियो में जानेंगे, पर गैस थर्मल पावर प्लांट भी होता है. न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे सेम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है उससे हीट जनरेट होती है और उस हीट से स्टीम को गर्म करके और फिर उस हीट से वाटर को गर्म करके स्टीम बनाते हैं और वो स्टीम से टरबाइन रन करता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. तो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट, तो चाहे फ्यूल कोल हो या फ्यूल ऑयल हो या फ्यूल न्यूक्लियर हो या जियोथर्मल एनर्जी हो, सब जगह हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इस फ्यूल से और उससे हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उस हाई प्रेशर स्टीम से टरबाइन रन करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. और सोलर थर्मल पावर प्लांट भी होता है जहां सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके उससे पानी गर्म करते हैं और भाप बनाते हैं और फिर टरबाइन को रन करते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है. सब जगह वही होता है, सब जगह. कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स आर द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन है बिकॉज कोल इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्दो नॉन रिन्यूएबल. तो कोल एक नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, मतलब अगर वो खत्म हो जाए तो हम उसको फिर से रिप्लेनिश नहीं कर सकते. नॉन रिन्यूएबल मींस नॉन replenishable natural resource. So once exhausted, we humans cannot replenish this resource. But still, it's one of the most abundant natural resources, very easily found, and hence most of the thermal power plants are coal-fired thermal power plants. But because of the immense pollution that it causes, every country is now exploring the option of other safer and less polluting fuels like oil thermal power plants, nuclear, solar, gas, but coal still remains the king. And it also causes the maximum pollution, and that's why it's a case study for us environmentalists, and that's why I am discussing it for you today. क्योंकि सबसे ज्यादा pollution कोल से होता है और सबसे कॉमन थर्मल प्लांट भी अभी तक कोल ही है. हालांकि हर देश अब ज्यादा से ज्यादा ऑयल, गैस, न्यूक्लियर और सोलर थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में सोच रहे हैं और लगा भी रहे हैं क्योंकि इनसे पोल्यूशन कम होता है. लेकिन कोल थर्मल पावर प्लांट्स अब भी बहुत है और इसलिए और पोल्यूशन भी सबसे ज्यादा करते हैं, इसलिए वो एक केस स्टडी है, इसलिए मैं आज उसको डिस्कस करूंगी. These plants cause maximum environmental pollution and hence studied in more detail. तो ये तो मैंने बता दिया. ये अब थर्मल पावर प्लांट जो होता है, कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट की मैं यहाँ बात करूंगी. सारा डिस्कशन अब इसके आगे कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स का ही होगा. तो उसमें कुछ साइकिल्स चलते हैं, जैसे कि कोल और एश का एक साइकिल चलता है. कोयला आता है, राख बनता है और फिर उस राख का क्या होता है, वो एक साइकिल है. वाटर साइकिल, वाटर सोर्स से हम वाटर लेते हैं, उसको हम बॉयलर में भेजते हैं, वो इवेपोरेट, वो स्टीम बनता है, फिर उसे टरबाइन रन होता है और उस टरबाइन से वो जो लो टेम्परेचर पर का जो स्टीम है जो अब रिलेटिवली ठंडा हो जाता है टरबाइन को घुमाने के बाद, वो एक्स्ट्रा स्टीम को फिर हम सर्कुलेट करते हैं. वो कैसे होता है, वाटर साइकिल. एनर्जी साइकिल, ऑफ कोर्स फ्यूल का केमिकल एनर्जी था, उसको हम वाटर के हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम की हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर स्टीम के हीट एनर्जी से वो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन होता है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाया जनरेटर. तो ये एक एनर्जी साइकिल है. तो कोल ऐश साइकिल होता है, वाटर ऐश साइकिल होता है और एनर्जी साइकिल होता है. ये 3 साइकिल थर्मल पावर प्लांट में होते हैं. So there are 3 cycles in the thermal power plant. First is the coal ash cycle, second is the water cycle, and third is the energy cycle. And we really need to understand all these 3 cycles in great detail in our next slide. So here, I'm not very good at drawing, but I've tried my best to teach you what happens in a thermal power plant. तो क्या होता है कि thermal power plant में पहले एक coal yard होता है, which is at least 50% of the area of the entire thermal power plant. कोल यार्ड में कोयला रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज होता है. कोल्ड स्टोरेज, COAL, कोयले का स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज नहीं, कोयले का स्टोरेज होता है कोल यार्ड में. और उसका एरिया जो थर्मल पावर प्लांट है उसका आधा एरिया वो कोल यार्ड ही होता है. और वहां पे कोल लाया जाता है, मालगाड़ियों से गिराया जाता है और स्टोर किया जाता है. उसके बाद उस कोल को क्रश किया जाता है क्योंकि कोयला का टुकड़ा बहुत बड़ा बड़ा है, तो उसको क्रश करके छोटे टुकड़ों में बदला जाता है. और फिर ये क्रश्ड कोल यहाँ आया.
और यहाँ पे इस कोल को पल्वराइज किया जाता है। पल्वराइज मतलब नष्ट भ्रष्ट एकदम एकदम पाउडर जैसा किया जाता है कि टैल्कम पाउडर की कंसिस्टेंसी का उस कोल को कर दिया जाता है पीस पीस के, तो पल्वराइज। अब ये क्रश्ड और पल्वराइज कोल यहाँ आया, और इस कोल को क्योंकि एकदम सॉफ्ट है, पल्वराइज है, आराम से बॉयलर में फ्लो कराया जाता है एट अ फिक्स्ड फ्लो रेट, जिस रेट से बॉयलर को उस कोल की जरूरत होती है, तो उस रेट से बॉयलर में ये कोल को फ्लो कराया जाता है। अब बॉयलर में कोयले को जलाया जाता है, और जब ये कोयला जलता है तो बहुत ज्यादा हीट एमिट होता है, और उस हीट से ये जो आप पाइपलाइंस देख रहे हैं, मैंने सॉरी ठीक से ड्राइंग नहीं की है, ये बहुत पतली पतली पाइपलाइंस होती हैं, उसका भी रीजन है कि पतला क्यों होता है। तो ये पाइपलाइंस में पानी भरा होता है, और इस कोल के बर्निंग से जो हीट निकलती है उसकी वजह से ये पाइपलाइंस गर्म हो जाती है, और गर्म होकर रेड हॉट हो जाती है, और इसके अंदर का जो पानी है वो स्टीम बन जाता है, और स्टीम का टेम्परेचर 540 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अभी एक पॉइंट जो मैंने बताया कि ये जो पाइप है ये बहुत पतली होती है, तो ये तो हम भी जानते हैं कि अगर किसी चीज का सरफेस एरिया कम है और उसको हीट एनर्जी देंगे तो एक्सपैंड करना चाहेगा, पर एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम क्रिएट होता है, सरफेस एरिया कम है प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया ज्यादा मतलब फोर्स कम कम होगा, मतलब प्रेशर कम होगा, क्योंकि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया को हम कम रखते हैं ताकि प्रेशर ज्यादा हो। कैलकुलेशन समझ गए आप? तो ये प्रेशर होता है, स्टीम बहुत ही प्रेशर पे होता है, और उसके बाद ये हाई प्रेशर और हाई हीट वाला सुपर सैचुरेटेड या सुपर प्रेशराइज या सुपर हाई प्रेशर स्टीम, इसको बोलते हैं सुपर हॉट और सुपर सैचुरेटेड स्टीम बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। उसको इस टरबाइन पर भेजा जाता है। टरबाइन भी 3 तरह की होती है, हाई प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन। तो हाई प्रेशर टरबाइन की ब्लेड्स छोटी होती हैं और उनको घुमाना मुश्किल होता है, तो स्टीम पहले हाई प्रेशर टरबाइन पर आती है, क्योंकि अभी स्टीम सबसे ज्यादा गर्म है और सबसे ज्यादा प्रेशर में है, और वो जो हाई प्रेशर वाली सैचुरेटेड स्टीम है उस हाई प्रेशर टरबाइन को घुमा पाती है। उसके बाद उस हाई प्रेशर टरबाइन के पीछे की ब्लेड्स थोड़ी बड़ी होती हैं, और वो होता है मीडियम प्रेशर टरबाइन, क्योंकि स्टीम थोड़ा सा आगे बढ़ा है, थोड़ा सा एक्सपैंड किया, थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है, थोड़ा सा ठंडा भी हुआ है, तो अब वो मीडियम प्रेशर की टरबाइन को घुमा पाएगा। उसके पीछे लगी होती है लो प्रेशर टरबाइन, उसकी ब्लेड्स बड़ी होती हैं, और बड़े ब्लेड के किसी भी चीज को, बड़े पंखे को घुमाना तो बहुत आसान होता है, तो स्टीम का प्रेशर अब जो पहले से थोड़ा सा कम हो गया है, टेम्परेचर भी पहले से जरा सा कम हो गया है, पर वो फिर भी इतना गर्म है कि एक लो प्रेशर टरबाइन को घुमा पाता है। तो ऐसे टरबाइन में होता है। अब टरबाइन से अटैच होता है एक शाफ्ट, और शाफ्ट होता है जनरेटर तक, और टरबाइन जब घूमता है तो वो शाफ्ट घूमता है, और जनरेटर के अंदर ऐसे ऐसे 2 प्लेट्स लगी होती है, और वो प्लेट के बीच में वो टरबाइन का जो शाफ्ट है वो पूरा तेजी तेजी घूमता है, और उससे वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जनरेटर के अंदर, और फाइनली इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेटर में प्रोड्यूस हुआ वो यहाँ से जाता है और ट्रांसफार्मर के थ्रू वो ग्रिड, और ग्रिड के थ्रू फिर वो घर घर में पहुंचता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी साइकिल, टरबाइन, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की कहानी। और कोल साइकिल ये है, कोयला आया, पल्वराइज था, हमने कोयले को जलाया, अब उसके बाद कोल साइकिल। तो ये बॉयलर में तो हमने कोयले को जलाया, अब कॉन्सेंट्री जब कुछ जल रहा है तो राख भी तो बनेगी, तो जब जल रहा है तो ये राख जो होती है, जो नीचे सेटल डाउन होती है, उसको हम कहते हैं बॉटम ऐश। उस ऐश को हम कलेक्ट करके भेज देते हैं ऐश पॉन्ड में, वो ऐश पॉन्ड में कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद सारी ऐश राख बन के नीचे नहीं आती, कुछ ऐश ऊपर भी जाती है, उसको कैसे कलेक्ट करते हैं? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा होता है। तो ये जो फ्लू गैस है, जो गरम गरम गैस जो बॉयलर से निकलती है, वो बाहर चिमनी के थ्रू बाहर निकलने से पहले उस गैस को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के थ्रू पास कराया जाता है, और उसकी वजह से जितना कोल, जितना भी ऐश उस फ्लू गैस में होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से चिपक जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में ऐसी ब्लेड्स लगी होती है, दोनों ब्लेड्स नेगेटिवली चार्ज होती हैं, और जो ऐश है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज ब्लेड से ये जो फ्लाई ऐश है वो अट्रैक्ट होता है, सट जाता है दोनों ब्लेड्स में, और फिर धीरे धीरे जब ये बहुत सारा ऐश दोनों ब्लेड्स में सट जाता है तो भारी होकर खुद ही नीचे गिर जाता है, और वो भी ऐसे नीचे गिर जाता है, और उसको भी हम कलेक्ट करके फिर ऐश पॉन्ड में भेज देते हैं। तो ये हो गया कोल साइकिल, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी साइकिल। वाटर साइकिल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और हम एनवायरमेंटलिस्ट के लिए समझना जरूरी भी है कि जो बॉयलर में पानी आया स्टीम बनने के लिए कैसे आया। तो यहाँ एक रिवर होती है, जो थर्मल पावर प्लांट है वो हमेशा किसी न किसी वाटर के सोर्स के पास ही
होता है, क्योंकि उसको हमेशा वाटर की जरूरत पड़ती है फॉर मल्टीपल रीजन। क्योंकि किस किस लिए पड़ती है वो हम अभी देख रहे हैं। तो एक रिवर के पास होता है, पर क्योंकि रिवर का पानी का क्वालिटी और क्वांटिटी हम ह्यूमंस कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए रिवर के पास हम एक थर्मल पावर प्लांट अपना एक खुद का रिजर्वॉयर बना लेता है, जहां की पानी के क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करना संभव होता है। और वो रिवर से एक पंप लगा के वो पानी रिजर्वॉयर में खींच लिया जाता है, और रिजर्वॉयर में पानी का एक लेवल हमेशा मेंटेन किया जाता है। जब वो पानी का लेवल कम होता है तो पंप से थोड़ा और पानी रिजर्वॉयर में खींच लेते हैं, और जब पानी का लेवल सही होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक रहता है सब कुछ। पर रिजर्वॉयर का जो पानी है उसमें कैल्शियम, आयरन और दूसरे हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स हैं, और ये हैवी मेटल्स के सॉल्ट अगर इक्विपमेंट के अंदर जाएंगे तो कोरोजन कर सकते हैं, इक्विपमेंट को खराब कर सकते हैं, पहला। दूसरा, सॉल्ट की एक लेयर इक्विपमेंट के अंदर बन सकती है, और ये बॉयलर की जो पाइपलाइन है ये ऑलरेडी बहुत पतली है, अगर इसमें सॉल्ट की लेयर फॉर्म हो जाएगी तो पानी कहाँ जाएगा, तो पानी का एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, क्या पता बर्स्ट ही हो जाए पानी, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्ट के लेयर पानी का पाइपलाइन पतला है, और सॉल्ट के लेयर की वजह से वो और भी पतला हो गया है। और अगर बॉयलर की ये पाइप्स उस प्रेशर को नहीं झेल पाए तो पाइप फट भी सकती है। तो एक ये पहले तो कोरोजन हो जाएगा इस सारे पाइपलाइन का। दूसरा, ये पाइप बॉयलर की बर्स्ट हो सकती है, और तो इन सब कारणों से। और तीसरा कि अगर सॉल्ट है पानी में तो पानी ठीक से गर्म भी नहीं होगा। तो इन 3 कारणों से यहाँ एक डीमिनरलाइजेशन प्लांट लगाया जाता है रिजर्वॉयर में। पंप से हमने रिवर से पानी खींचा और रिजर्वॉयर में ले गए, रिजर्वॉयर से फिर हम एक पंप लगा के और ये पानी को डीमिनरलाइजेशन प्लांट में ले जाते हैं, और वहां उस पानी को डीमिनरलाइज कर दिया जाता है, उसके सारे मिनरल्स निकाल के उसको एकदम डिस्टिल वाटर की केमिकल कंस्टिट्यूशन का कर दिया जाता है। तो डिस्टिल वाटर टाइप हो गया ये। और फिर ये डीमिनरलाइज्ड पानी इस कूलिंग टावर में होता है, और इस कूलिंग टावर से ये पानी, ठंडा पानी यहाँ जाता है और जाता है कंडेंसर में, और कंडेंसर से ये पानी फिर होते हुए यहाँ, और फिर बॉयलर से टच होते हुए ये फाइनली बॉयलर में पहुंचता है और स्टीम बनता है और टरबाइन को घुमाता है। कंडेंसर का क्या काम है? कंडेंसर का काम है कि टरबाइन में जब स्टीम आया और टरबाइन को घुमाया तो स्टीम फाइनली कंडेंस होगी, राइट? स्टीम हमेशा स्टीम नहीं रहेगी, तो कंडेंस होकर स्टीम को कहीं आउटलेट चाहिए कितना, क्योंकि टरबाइन में कितनी स्टीम रह सकती है, क्योंकि उसमें तो कॉन्स्टेंटली स्टीम आ रहा है। तो टरबाइन के स्टीम जो कंडेंस हो रहा है उसके आउटलेट के लिए कंडेंसर बनाया था, नाम ही है कंडेंसर। स्टीम अब छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर ये कंडेंसर में आती है, और ये गर्म है, अभी भी स्टीम है, कुछ वाटर है, और ये गर्म है, गरम 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 गरम, ये यहाँ से लेके कूलिंग टावर में जाके ठंडा होने के लिए भेज दिया जाता है। और ये जो कूलिंग टावर से पानी आ रहा है ये बहुत ठंडा है, तो ये थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंट हो जाए प्रोसेस, तो इसलिए इस कूलिंग टावर के वाटर को कंडेंसर के टच में लाया जाता है, ताकि यहीं से ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो अब ये पानी वार्म वाटर हो गया कंडेंसर में टच में आके, क्योंकि यहाँ कंडेंसर में तो गरम गरम कंडेंस वाटर और स्टीम है, उसे टच में आके ये पानी भी गर्म हो गया। और ये पानी जो स्लाइटली वार्म है, यहाँ से आते 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 फिर ये जो बॉयलर के सरफेस से टच होते हुए फिर अंदर जाता है। तो यहाँ जब बॉयलर के सरफेस से टच हुआ तो बॉयलर भी ऑलरेडी बहुत गर्म है, क्योंकि बॉयलर के अंदर का टेम्परेचर तो मे बी 1000 डिग्री सेल्सियस है। तो ये फिर पानी यहाँ पे आके हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी तक यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक वार्म वाटर था, बॉयलर के टच में आया, हॉट वाटर हो गया, और फिर बॉयलर के अंदर जाते ही ये तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पहले से ही पानी गर्म है तो उसको स्टीम में कन्वर्ट करना इजी होता है। सो दिस होल थिंग मेक्स द प्रोसेस मोर एनर्जी एफिशिएंट। तो ये एक हो गया कि पानी बॉयलर में कैसे आया और फिर कैसे हुआ। अब ये स्टीम जो टरबाइन से आया, कंडेंस हुआ और उसको कूलिंग टावर में भेजा गया। कूलिंग टावर में इसको ठंडा करना इतना आसान नहीं है, तो इस स्टीम को के पाइप को थोड़ा ऊपर चढ़ाया जाता है, और ऊपर यहाँ पे पाइप को ऐसे हॉरिजॉन्टल डिजाइन किया गया है, और यहाँ पे नॉजल्स लगे हैं, और जब नॉजल्स खुलते हैं ना तो एक स्प्रे की तरह वो स्टीम नीचे आती है, और नीचे क्या है, नीचे ठंडा पानी है। तो स्प्रे की तरह जब स्टीम नीचे आती है, ठंडे पानी से मिलती है, तो वो स्टीम ठंडी होती है। इसके अलावा ये जो कूलिंग टावर है ये जालीदार होता है, नीचे जालियां लगी होती है, और यहाँ से कूल एयर हमेशा अंदर जाते रहता है, तो अंदर ठंडी हवा का वातावरण होता है, तो उसकी वजह से स्टीम को ठंडा होने में और मदद मिलती है। पर स्टीम तो स्टीम है, वो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है, और ये तो हम सब जानते हैं कि गैस थोड़ा सा ऊपर को जाती है। तो स्टीम को जब हम नॉर्मल से गिराते हैं तो मैक्सिमम स्टीम नीचे आती है, पानी के कांटेक्ट में ठंडी होती है, पर पार्ट ऑफ द स्टीम नीचे नहीं आती, और वेपर है तो वो ऊपर जाती है, और कूलिंग टावर से आउट एटमोस्फेयर में चली जाती है ये वाटर वेपर। तो ये कूलिंग टावर में, तो वाटर साइकिल ऐसे हुआ कि रिवर से हमने पंप के थ्रू रिजर्वायर में पानी खींचा, रिजर्वायर से हम डीमिनरलाइजेशन प्लांट में ले गए, और वहां से हम एक कूलिंग टावर में ले गए, और कूलिंग टावर से ठंडे पानी को हम ये कंडेंसर से टच कराते हुए बॉयलर के बॉटम
बॉडी से टच कराते हैं, फिर हम उसको बॉयलर में भेजते हैं, फिर वो स्टीम बनाता है, और फिर ये स्टीम जब कंडेंस होता है तो फिर ये कंडेंस होकर ये पानी ऐसे आके स्टीम और फिर इसी कूलिंग टावर में पहुंचता है। तो कूलिंग टावर थर्मल पावर प्लांट के वाटर साइकिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इतना आप समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, कोल का क्या होता है, कूलिंग टावर में क्या होता है, वाटर का कैसे यूज है, इतना आप समझ गए। पर ये क्योंकि ये जो वेपर है, ये वेपर के थ्रू काफी सारा पानी बाहर निकल जाता है, और इस कूलिंग टावर में भी पानी का लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए जब भी कूलिंग टावर में ये पानी का लेवल कम होता है तो हम थोड़ा सा डीएम प्लांट से पानी इसके अंदर खींच लेते हैं। इसके अलावा एक लिमिट होती है कि इस पानी को, जो कूलिंग टावर में पानी है, उसको आप ऐसे सर्कुलेट करके यहाँ ले गए, फिर आप बॉयलर में ले गए, फिर आप टरबाइन में ले गए, फिर आप टरबाइन से बाहर निकल के फिर कूलिंग टावर में ले गए, तो एक पूरा साइकिल हुआ। पर ये जो कूलिंग टावर में वाटर है, वो एक पर्टिकुलर लोड ऑफ वाटर कितने साइकिल्स पूरे कर सकता है, इसकी भी एक लिमिट होती है। और एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर साइकिल जब हो जाते हैं तो उसके बाद ये जो कूलिंग टावर का वाटर है वो भी गर्म होने लगता है, और उसको हमको रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। तो इस क्योंकि अगर गर्म पानी आ रहेगा तो फिर ये स्टीम ठंडी नहीं होगी, तो गर्म पानी भी टाइम टू टाइम कूलिंग टावर से फिर यही रिजर्वायर में छोड़ा जाता है, ये कभी रिवर में छोड़ा जाता है, और इससे ये हॉट वाटर डिस्चार्ज होता है, तो गर्म पानी होता है, इससे थर्मल पोल्यूशन होता है। इसके तो ये एक पॉइंट ऑफ पोल्यूशन होता है, और उसके अलावा हम और डिस्कस करेंगे। पर वाटर साइकिल के टर्म्स में अगर हम देखें तो थर्मल पावर प्लांट्स when categorized in terms of water usage and water cycle, there are three types of thermal power plants. और वो क्या होते हैं, three types of cooling systems, sorry, there are three types of cooling systems in a thermal power plant. One through wet cooling system for coal fired plants, which uses 35,000 gallons of water per megawatt hour of electricity generated, and 200 gallons of water is lost to evaporation per megawatt hour, and it doesn't have a cooling tower. दूसरा जो होता है वो होता है recirculating wet cooling system, and it needs 90 to 99% less water than the previous one. It needs about 600 gallons of water per megawatt hour of energy converted, but power generated, sorry, but loses 450 gallons per megawatt hour to evaporation. ये जो डिजाइन मैंने आपको अभी डिस्कस किया ना, ये वही है रिसर्कुलेटिंग टाइप। ये है रिसर्कुलेटिंग वेट कूलिंग सिस्टम। इसमें 600 गैलन्स ऑफ वाटर चाहिए पर मेगावाट आवर ऑफ एनर्जी जनरेटेड रिसर्कुलेटेड। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है रिसर्कुलेटिंग वेट कूलिंग सिस्टम। तो यहाँ पे पानी रिसर्कुलेट करता है, यहाँ से पानी यहाँ जाता है, फिर बॉयलर में, फिर टरबाइन में, फिर यहाँ और फिर वापस आता है। पर इस प्रोसेस में काफी सारा वाटर वेपर निकलता है। तो ये जो है 90% जो इसका जो काफी सारा पानी है वो इवेपोरेशन के थ्रू लूज हो जाता है। तो अगर 600 गैलन वाटर ये हम पंप के थ्रू डिमिनराइजेशन प्लांट से लेते हैं पर मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, तो उसमें 450 गैलन मतलब मैक्सिमम वाटर जो इवेपोरेशन में ही चला जाता है। तो ये एक रिसर्कुलेटिंग वेट कूलिंग सिस्टम है। और एक तीसरा होता है ड्राई कूलिंग सिस्टम। इसमें कोई वाटर कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये सिर्फ हवा से काम करता है, और जो कूलिंग टावर होता है उसके अंदर खूब सारे फैंस लगे होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं, और फैन जो है वो ऑटोमेटिकली उस कूलिंग टावर के अंदर के एटमॉस्फेयर को ठंडा रखता है, और उससे काम होता है, उससे स्टीम वेपर में, स्टीम वाटर में कन्वर्ट होता है और फिर वापस जाता है। लेकिन उस क्योंकि फैन है अंदर, तो फैन को भी मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी है, और उसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फैन को चलाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही फैन के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। तो उसमें बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है, तो इसलिए वो हर जगह उपयुक्त नहीं होता है। तो वेयर बोथ नेचुरल गैस and steam is used to run the turbine, and exhaust natural gas is used to produce steam for the turbine. So this is, तो ये जो है ड्राई कूलिंग सिस्टम, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन फैन जो है कंडेंसर के अंदर, ड्राई कूलिंग सिस्टम के अंदर, वो एनर्जी चाहिए उनको, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उनको रन करने के लिए, इसलिए हर जगह यूज नहीं होता है। जहां नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल प्लांट है वहीं पर ये इस्तेमाल होता है। और जो कितना वाटर यूज हुआ थर्मल पावर प्लांट में उसको मेजर करते हैं ऐसे। ये वाटर इनटेक इज मेजर्ड इन गैलन्स पर मेगावाट ऑफ एनर्जी, मेगावाट आवर ऑफ पावर, एंड इट वेरीज विद डिजाइन। ये देखिए, ये जो रिसर्कुलेटिंग वेट कूलिंग सिस्टम जो मैंने आपको डिजाइन अभी बताया, इंडिया में मैक्सिमम जगह वैसे कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं। तो वहां देखिए ये बड़े बड़े कूलिंग टावर्स लगे, यहाँ से वेपर्स पूरा इमिट हो रहे हैं,
पूरा वाटर वेपर इमिट हो रहा है और ये स्टैक है, चिमनी है, यहाँ से फ्लू गैस इमिट हो रही है। तो इसी बात को मैं जरा इंग्लिश में समझा दूं। So this is a design of a thermal power plant which is coal fired. Coal yard, where coal is stored in a thermal power plant, is almost 50% of the total area of a thermal power plant. Coal is crushed and then pulverized, crushed into small pieces and finally pulverized to the consistency of a talcum powder. It is pulverized, and crushed and pulverized coal is sent to the boiler where immense heat is generated. And this immense heat converts water inside the boiler to water vapor. And the water inside the boiler itself consists of very thin pipelines. I'm sorry about my poor drawing here, but the boiler consists of very thin metal pipelines, and water is filled in those metal pipelines. Due to high heat, this water within the metal pipeline, which is the boiler, is converted into steam whose temperature reaches to as high as 1000 degrees Celsius. And this supersaturated and superheated steam then goes to turbines, which is of three types: high pressure turbine, medium pressure turbine, and low pressure turbines. High pressure turbines have smaller blade and take more energy, more power to rotate. Medium pressure turbines, which come later than the high pressure turbines, have a little bigger blades and are easier to move. And low pressure turbines have the biggest blades and they are easier to move. Steam first goes to the high pressure turbine, followed by medium pressure turbine, and then low pressure turbine. And this turbine, when rotates, the turbines are attached with a shaft, and this shaft is attached to a generator. So the mechanical energy of turbine is converted into electrical energy of generator. The generator has two magnets on both sides, and in between there is a shaft that rotates. And due to the rotating of the shaft, a magnetic field is created, and this magnetic energy is then converted into electrical energy via generator. And this electrical energy is sent to the transformer, which then sends energy to the grid and then every household. This is the electricity cycle. Now the coal cycle. Crushed and pulverized coal is burnt in the boiler, and this bottom, when it's burnt, there is a lot of ash generated. And the boiler has a mechanism where bottom ash, which is generated, which is always shaking, and the bottom ash is slowly being collected through a pipeline and sent to the ash pond. And from the ash pond, the bottom ash goes to the cement industry. But not all ash is bottom ash. Some is fly ash because it flies up with the flue gas being lighter and smaller in size. So that fly ash is collected through an electrostatic precipitator. Electrostatic precipitator has blades. Those blades are negatively charged. The fly ash is positively charged. Positively charged fly ash sticks to the sticks to the negatively charged blades of the electrostatic precipitator, and it sticks. And when it becomes heavy, the fly ash falls down, and that fly ash is also sent to the ash pond and eventually to the cement industry for making bricks and cement both. So this was the coal ash cycle. Now comes the water cycle. This is the most complicated part, so please have patience and try to understand. Thermal power plants need a lot of water. That's why they are often mostly situated near a big water source like a river or a dam, and even oceans, or sometimes even oceans. So water from the river is pumped into this reservoir because the quality and quantity of river water is not under our control. So thermal power plants create their own reservoir of water, in which water comes via pumping from the river. And here the quality and quantity of water both can be maintained. There is a demineralization plant near the reservoir. So water from the reservoir is pumped to the demineralization plant, where water is demineralized. All the minerals are removed, and the water becomes like a distilled water. And that demineralized water then goes to this cooling tower. Now this cooling tower has cold water. This cool water is now taken away from the cooling tower and passed through the condenser, and finally touching the surface of this boiler. This boiler, and then it goes to touching the surface of this boiler jacket, and then it goes into the boiler where it is heated to generate steam and run the turbine. The turbine is running, but the steam will not remain steam forever. So the steam condenses, and there has to be an outlet for this condensed steam. So this condensed steam is then brought here into the condenser, and from here it goes to the cooling tower. And in the cooling tower, this hot and partially condensed steam is sprayed via nozzles onto this cool water.
in the process, this steam gets converted into water, and part of the steam, because steam is vapor and vapors have a tendency to go upwards, so part of the steam is lost to the atmosphere via vapor, water vapor from the cooling tower. Another question, why is this cool water getting in contact with this condenser and this boiler jacket? Because this cool water has to eventually be converted into steam. So to make this process energy efficient, this cool water is brought into contact with this condensing steam in the condenser. As a result, this condensing steam condenses faster because this is cool water, and this cool water coming in contact with this hot steam and water mixture becomes somewhat warm. So this is warm water now, and when it comes in contact with the boiler jacket, this is anyways hot, so this water becomes hot water now. So from here till here it's warm water, from here till here it's hot water, and this hot water is easy to convert to steam when it comes into the boiler. So this makes the process very energy efficient. That's why this setup. So now you know the coal cycle, coal ash cycle, you know the energy cycle, the electrical energy cycle, you know the water cycle. There's one thing, because water is constantly being lost via water as water vapor from this cooling tower, and there needs to be a certain level of water here at the bottom of the cooling tower. So water is constantly being sucked into the demineralization plant, and demineralized water from the DM plant is then constantly sucked into this cooling tower. And this water in the cooling tower, because of this hot steam being sprayed, eventually becomes hot. And after a certain number of this water cycle, this water in the cooling tower becomes hot. So hot water is then released at constant intervals from this cooling tower as well. And this hot water is like thermal is hot water. So it then causes thermal pollution. This is one of the points where pollutants are generated. Another point where pollutants are generated is the flue gas, because it still has other pollutants. And here the ESP we studied, here there is flue gas desulfurizer which absorbs sulfur dioxide from this. And there is also another equipment which absorbs mercury and then absorbs NOx, oxides of nitrogen. So all the environmental remediation equipment that absorbs suspended matter, fly ash, sulfur dioxide, NOx are established here on the top of the boiler system, and the flue gases pass through all of these systems before sending into the stack or chimney, and from where it is released into the atmosphere. So now we'll see. Now there's one thing more. This whole cooling tower system is called the recirculating wedge cooling system. Based on cooling systems, thermal power plants are of three types. One is the once through wedge cooling system for coal-fired thermal power plant, which uses 35,000 gallons of water per megawatt hour electricity generated, and 200 gallons are lost to evaporation per megawatt hour. It doesn't have a cooling tower. I will show you that design in the next slide. Then there's recirculating wedge cooling system. It needs 90 to 99% less water because it's recirculating water, and so it needs only 600 gallons of water per megawatt hour of electricity generated, converted or generated, whatever you call it, but loses 450 gallons to evaporation. A lot of water is lost from here because of evaporation. Okay. तीसरा होता है, the third one is dry cooling system. It requires no water but only uses air, because there are fans in the cooling tower or fans in the condenser, and these fans require energy to run, and hence there is an energy consumption in this system. It is usually used in natural gas combined cycle plant, where both natural gas and steam is used to run the turbine, and exhaust natural gas is used to produce steam for the turbine. So this is the latest technology which is based on natural gas, and it doesn't need any cooling water. The recirculating wedge cooling system is like this. So you can see here there is cooling tower, and lots of water vapor is being emitted, and here there is flue gas, and before this flue gas goes out into the atmosphere, a lot of equipments are here, like flue gas desulfurization, electrostatic precipitators, and other equipments for removal of mercury, removal of NOx. They're all here. ये है this was the design, sorry. Once through wedge cooling system, वो है ये. This is the design of a once through wedge cooling system. It's
It's written here, once through wet cooling system. Here you can see there's no cooling tower. Water is sucked from the reservoir into the condenser, and here there are fans. It cools the water whenever, like here, needed, and then it goes back. So there is no cooling tower. Water from the reservoir into the condenser, into the boiler, back, and then back into the river. And this kind of design causes a lot of thermal pollution because hot water is then let out into the water source. So ये एक once through wet cooling system है जिसका जिक्र मैंने अभी किया था. और once through wet cooling system में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है. 35,000 gallons per hour चाहिए होता है per megawatt per kilowatt hour of energy generated. तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है क्योंकि इसमें कोई कूलिंग टावर नहीं है, तो वाटर का रिसर्कुलेशन नहीं होता है. सीधे रिजर्वॉयर से पानी लिया, उसको बॉयलर में बॉयल किया, फिर स्टीम पे और फिर वापस. और इसमें ये गरम पानी वापस रिवर या रिजर्वॉयर में जा रहा है, तो इससे थर्मल पोल्यूशन भी बहुत होता है. उसके क्या इम्प्लीकेशन है वो हम बाद में जानेंगे. तो ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है वंस थ्रू वेट कूलिंग सिस्टम का. सिंपली कोल आया, कोल यार्ड से क्रश्ड है, पल्वराइज्ड है, बॉयलर में गया, बॉयलर में स्टीम बना, स्टीम से टरबाइन घूमा, टरबाइन फिर ये जनरेटर के साथ अटैच्ड है, बिजली बनी, और ये ट्रांसफार्मर के पास गया, और फिर ये ट्रांसमिशन लाइन्स. ये है कंडेंसर, ये है जनरेटर, ये है एक वंस थ्रू वेट कूलिंग सिस्टम जिसमें कोई कूलिंग टावर नहीं. अब है सवाल कि कौन कौन से पॉइंट्स पे एयर पोल्यूशन का एमिशन होता है या पोल्यूटेंट एमिशन होता है. तो पहला स्टैक, हम सब जानते हैं थर्मल पावर प्लांट का जो स्टैक होता है, चिमनी होता है, वहां से एयर पोल्यूशन होता है. दूसरा कूलिंग टावर से वाटर पोल्यूशन होता है, और ये ऐश पॉन्ड से ही वाटर पोल्यूशन होता है क्योंकि ऐश पॉन्ड एक तालाब जैसा है, एक खड्डा खोद दिया गया, उसमें ऐश डाल दिया गया, और उस ऐश में जब पानी और ऐश सब जा रहा है या बारिश का ही पानी जा रहा है, तो उससे जो ट्रिकल डाउन होगा, उससे ऐश से नीचे जमीन में क्या जाएगा, ऐश के हैवी मेटल्स, मेटलॉइड्स, तो मर्करी, बोरोन, आर्सेनिक, ये सारा कुछ जो इस ऐश में है वो ग्राउंड वाटर में मिलेगा. और ग्राउंड वाटर नीचे जो है, नीचे ग्राउंड वाटर जो होता है वो सरफेस वाटर से भी कनेक्टेड होता है, तो ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट हुआ और सरफेस वाटर भी कंटामिनेट हुआ. इसी तरह से थर्मल पावर प्लांट में एक लैंडफिल भी होता है. पूरे थर्मल पावर प्लांट में इतना सब कुछ हो रहा है तो जाहिर है वेस्ट जनरेट होता है, और वो वेस्ट सिर्फ फ्लाई ऐश नहीं होता है. तो उस वेस्ट को कहीं कंटेन करने के लिए, या उस थर्मल पावर प्लांट के इर्द गिर्द जो कॉलोनी बसी होती है, जो लोग वहां काम करते हैं, वो लोग उस कॉलोनी में रहते हैं, उनका भी कूड़ा वो सारा उस लैंडफिल में जाता है. और लैंडफिल से भी जो लीचेट है वो ग्राउंड वाटर में जा रहा है, और फिर वो ग्राउंड वाटर को फिर पोल्यूट कर रहा है. और कभी कभी वो लीचेट जो सरफेस वाटर, वो लैंडफिल का जो लीचेट है, अगर सरफेस वाटर में जा रहा है तो वो पोल्यूट कर रहा है. और ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर अंदर कनेक्टेड होता है, तो फिर वहां से भी पोल्यूशन हो रहा है. तो यहाँ देखिए, लैंडफिल से लीचेट सरफेस वाटर में, लैंडफिल से लीचेट ग्राउंड वाटर में, और ग्राउंड वाटर से फिर सरफेस वाटर में. तो ये यहाँ से पोल्यूशन हो रहा है. ऐश पॉन्ड से पोल्यूशन हो रहा है. कूलिंग टावर से ये पोल्यूशन हो रहा है क्योंकि मैंने जैसा कि समझाया कि गर्म पानी कूलिंग टावर का इसमें जा रहा है. तो इस तरह से पोल्यूशन होता है. So in this video, we covered how electricity is generated in a thermal power plant, and how the coal ash cycle works, how the water cycle works, and how the energy cycle works in a thermal power plant. We also covered the points of emission of pollutants in thermal power plant. In the next video, we'll talk more about the details of the design of equipment for pollution control. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.